the Achar Samhita. Because it is just, I have told earlier that each and every disease is due to the prarabdha. कोई भी बीमारी हम लोगों को होती है किसी प्रारब्ध वशात होती है, और if we are interfering in that particular procedure, just we have to take some, उसका कुछ ना कुछ हमें नुकसान करना पड़ता है। तो वो स्कंद पुराण में कहा गया है कि when you are wearing a रुद्राक्ष, जब भी हम रुद्राक्ष पहनते हैं तो क्या होता है, उससे इन सारी चीज़ों से हमारी रक्षा होती है। एंड व्हेन वी आर डूइंग एनी नोबल डीड देन इट इज मल्टीप्लाइंग मैनीफोल्ड। तो हम लोग जब भी इसको पूजा के लिए हम लोग मर्म चिकित्सा करते हैं तो एक रुद्राक्ष जरूर पहनते हैं, चाहे रुद्राक्ष की माला के रूप में हो, चाहे वो पंचमुखी रुद्राक्ष के रूप में हो। रुद्राक्ष हम लोग इसको नियमित रूप से रुद्राक्ष को पहनते, बिना रुद्राक्ष पहने हम लोग इसको क्रिया को नहीं करते। तो जैसे लेड एप्रन होता है इन केस ऑफ एक्सरे, as X-ray technician works in the X-ray room, he wears lead apron. Electrician wears rubber gloves. In same way, when we are doing the marma therapy, we have to wear the रुद्राक्ष। और ये भगवान मृत्युंजय से संबंधित हुआ है और उसी से संबंधित ये रुद्राक्ष है। और इसके जो मेडिसिनल वैल्यूज है और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जस्ट वी कुड नॉट एक्सप्लोर इन इट वेरी प्रॉपर वे। अभी तक हम इसके पूरी चीज़ों को जान नहीं पाए, बट इसका लिपिड, एंटी लिपिड एक्शन, कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्शन और बहुत सारे एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन से लेके ब्रेन तक के लिए बहुत सारी चीज़ें, इसको देखते हैं कि इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है। रुद्राक्ष यदि आप देखें पंचमुखी रुद्राक्ष, तो इसके जो 5 तरह के लोब्स दिखाई देते हैं, और जो सेरिब्रम, सेरिबेलम और अंदर का हाइपोथैलेमस, पोन्स और इस तरह से वो सारी की सारी चीज़ें इसमें समाहित होती हैं। और हम ये कहते हैं कि ये सारी की सारी जो ब्रेन है, ब्रेन से लेकर सारी चीज़ें इज वेरी गुड, बट बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विद द स्पिरिचुअल थिंग्स, सो वी डोंट यूज सो मच दिस प्रोडक्ट, दिस थिंग फॉर द मेडिसिनल यूज। इसको हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। देखिए, जो अति बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जो क्रॉकरी हमारी सबसे महत्वपूर्ण होती है, इसको हम लोग क्या करते हैं, संभाल के रखते हैं। गोल्ड प्लेटेड क्रॉकरी सामान्य रूप से इस्तेमाल नहीं करते, कभी कभी के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया, इन जितनी भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उसको बहुत ज़्यादा प्रेशियस समझ के संभाल दिया। जो किसी के पास डायमंड की कोई बहुत बड़ा डायमंड हो, डायमंड की अंगूठी हो, छोटे डायमंड तो पहन लेगा, लेकिन जो बहुत बड़ा डायमंड होगा, बहुत प्रेशियस होगा, उसको क्या करेगा, संभाल के रखेगा। इन सेम वे इन इंडिया, जस्ट वी हैव केप्ट ऑल द थिंग्स इन आवर, जो हमारे सेफ में रखते हैं, वी हैव नॉट यूज्ड इन अ वेरी प्रॉपर वे ऑल दीज थिंग्स। तो रुद्राक्ष के विषय में हम ये कहते हैं, इतना ज़्यादा इसका मेडिसिनल इफेक्ट है कि इट वर्क्स ऑन द हार्ट एज वेल एज इन द ऑन द ब्रेन। तो ब्रेन के फंक्शन से लेके और हार्ट के फंक्शंस पर ये रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम करता है। तो इसको हम जस्ट ये इसका खाने से, पीने से, इसको पानी भी इस्तेमाल करते हैं, इसका कल्क भी इस्तेमाल करते हैं। इसको क्या करना है, क्योंकि ये रुद्राक्ष बहुत मिलता है, और जो पंचमुखी रुद्राक्ष है, सामान्य रुद्राक्ष है, हम लोगों के घर के सामने भी अभी हर सीजन में उसको बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में फल गिरते हैं। उसकी जो फल मज्जा है, फल मज्जा मीन्स द सीड को आप भिगा लीजिए और उसको चंदन की तरह घिस लीजिए और थोड़ा सा ये करके शहद के साथ मिला के आप चाटेंगे। इसका जो बाहर का वो है, वो भी काम आता है, इसकी बार्क भी काम आती है, इसके पत्ते भी काम आते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी प्रेशियस चीज़ें हैं, उसका इस्तेमाल हम लोगों को करना चाहिए। और इसके माध्यम से हम लोग जस्ट वी कैन क्योर ए नंबर ऑफ डिजीजेस। और बाय वियरिंग दिस रुद्राक्ष माला और रुद्राक्ष सीड्स, जस्ट वी कैन प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जी। तो इसके लिए हम लोग इसको पहनते हैं। और मृत्युंजय मंत्र का भी जब हम लोग करते हैं, या ओम नमः शिवाय का भगवान शिव से संबंधित है, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग उनसे लिंक करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे यदि मेरे पास आइडिया का कनेक्शन है, तो मेरा आई कैन कनेक्ट ओनली विद द आइडिया नेटवर्क। ठीक है, यदि मेरे पास एयरटेल का है तो मैं किससे रिलेटेड हो सकता हूँ, सिर्फ एयरटेल से। BSNL का है तो BSNL से। लेकिन कोई बहुत सारे ऐसी नेटवर्क भी होते हैं जो सारी चीज़ों को रिसीव करते हैं, जिनको पावर होती है। ऐसे भगवान शिव जी के पास ऐसी ताकत है, वो सारी की सारी शक्तियाँ जो भी विश्व में है, वो सारी की सारी पावर्स उनके पास है। जो ब्रह्मा जी के पास है, जो विष्णु जी के पास है, जो सारी पावर्स जो है, वो एक ना कहीं उनके पास है। तो डायरेक्ट यदि हम उनसे कनेक्शन जोड़ लेते हैं, तो शायद हम लोग इससे ज़्यादा अच्छे ढंग से जोड़ पाते हैं। ठीक है, तो हम जस्ट वी हैव टू कनेक्ट अवर सेल्फ विद द लॉर्ड मृत्युंजय। तो भगवान मृत्युंजय से हम लोगों ने अपने को जोड़ लिया, तो हम लोग सीधे इससे बाईपास हो जाते हैं। जस्ट वी आर नॉट, हम लोग तो उनके फ्रेंचाइजी भी नहीं,
तो सीधे के सीधे हम उनके जो भोक्ता है, ठीक है, जस्ट हम लोग उनके एक तरह से उनकी परंपरा में है, उनके बच्चे हैं, उसको मान के चलिए। ऑल द पावर्स विच मृत्युंजय भगवान है, जस्ट वी आर इनहेरिट अवरसेल्फ, वो सारी की सारी पावर्स हम लोगों में है, लेकिन जस्ट वी हैव टू इनकलकेट अवरसेल्फ, कि उन पावर्स को कैसे इनकलकेट करना ये डिपेंड करता है कि विद द हेल्प ऑफ आचार संहिता और विद द हेल्प ऑफ दिस डेली एक्सरसाइज जस्ट वी कैन, हम उस योग्य बनने की कोशिश करते हैं कि हम लोग उसके योग्य बन सकें। तो उसके लिए हमने आपको बताया कि जैसे जस्ट वी हैव टू 2 मिनट का काम है। देखिए कितनी सरल है पूजा पद्धति भी, पूजा से ये नहीं कि ये एक तरह की हमारे हम लोगों के लिए पूजा है, लेकिन ये कितना सरल है, कितना 2 मिनट का काम है, इसमें कोई पंच नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जस्ट इमीडिएटली जस्ट यू कैन गेट द एनर्जाइज योरसेल्फ। साइकोलॉजिकल भी कर सकते हैं, फिजिकल भी कर सकते हैं, इससे सारे बेनिफिट मिलते हैं। साइकोलॉजिकल उसका देखिए, फिजिकल बेनिफिट्स को तो आप जान रहे हैं कि हाउ यू आर गेटिंग द फिजिकल बेनिफिट्स। When you are pressing any point, ultimately you are activating the different part of the brain, and the different part of the brain is responsible for the different functions of the different system or the organs. किसी सिस्टम के लिए किसी ब्रेन के कोई स्पेसिफिक पार्ट जो है वो एक्टिवेट करता है, उसको रेगुलेट करता है। तो बाय एक्टिवेटिंग दीज मर्मा पॉइंट्स जस्ट वी आर एनर्जाइजिंग आवर द होल सिस्टम, उसको एनर्जाइज कर रहे हैं, उसको रिविटलाइज कर रहे हैं, उसको पोटेंशिएट कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा काम हम लोग थोड़ी सी चीज में कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट वी हैव टू सिट इन द सिद्धासन में बैठते हैं। सिद्धासन सबसे सरल आसन है, और सिद्धासन ये कहते हैं कि सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए जो आसन लगाया जाता था वो सिद्धासन कहलाता है। तो सिद्धि क्या होती है? सिद्धि यही सिद्धि आपके हाथ में है कि कितनी बड़ी सिद्धि है कि यदि आप किसी व्यक्ति की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और कैसी सिद्धि है? यदि इस सिद्धि को आप आडंबर का नाम लें तो आप एक विशेष वस्त्र धारण कर लें और कह दें कि भाई मैं तो जो है ऐसे बच्चों को ठीक करता हूँ जिनका कहीं कोई इलाज नहीं, देखिए मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझे सिद्धि आ गई। जब हम ऐसा कहते हैं तो हम पाप करते हैं, क्योंकि हमें ना तो सिद्धि है, ये तो विज्ञान है, भगवान का विज्ञान है, इट इज ए सिस्टम। यदि कोई ये कहे भाई देखो ये खाली एक डब्बा था और डब्बे पे देखिए काला काला दिखाई दे रहा है, आजकल तो एलईडी जो ये है क्या कहते हैं टेलीविजन, वो बिल्कुल एक पेपर जैसे है, लेकिन देखो अभी छू मंत्र करूंगा और हाथ घुमाऊंगा और इसमें देखो अभी ओबामा जी और मोदी जी बात करते हुए दिखाई देंगे तुरंत। ठीक है, कह सकते हैं आप कोई कहीं आप ऐसी जगह पे जिसने टेलीविजन ना देखा हो, वहाँ से कनेक्टिविटी हो और आप इस ढंग का कोई करने लगे तो वो क्या होगा? पाखंड है, नहीं, झूठ है। तो ऐसे ये भी झूठ है यदि हम कहते हैं कि ये हमारे करने से हो रहा, तो नहीं है। तो ये इट इज अ सिस्टम इनहेरेंट इन द ह्यूमन बॉडी, जैसे और सिस्टम जिसको हम लोग जानते हैं कि भाई ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये क्या कहते हैं हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ये ऐसे ही मर्म का सिस्टम है जिसको हम लोग अभी तक हाईलाइट नहीं कर पाए, हम लोग जान नहीं पाए, लेकिन देयर इज अ सिस्टम विच इज नोन एज द सिस्टम ऑफ मर्मा। तो इस सिस्टम ऑफ मर्मा को जब हम लोग जान लेते हैं तो क्या है, इट इज वेरी सिंपल टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स, अपनी भी और दूसरों की प्रॉब्लम्स को भी हम डील कर सकते हैं। बट साइमल्टेनियसली यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल थिंग्स विच आर रिटन इन आवर टेक्स्ट related with the diet, related with the sleep, related with the celibacy, ब्रह्मचर्य से, आहार से, निद्रा से, सारी चीजों से, जो ऋतु है, सुबह शाम कैसे करना, सुबह चीजें क्या खानी। यदि आप सोचें कि मैं जो मर्जी करूं और मर्द कर लूं तो ठीक रहूंगा, तो इट इज नॉट। ठीक है, हम ये सोचें कि जो चाहे खाएं, हमारे खांसी ना हो, रोज गंगा जी में 4 बार स्नान करें, बाहर घूमते रहे और खांसी ना हो। मैं ये हमें पता है कि इस मर्म से और इस मर्म से खांसी ठीक होती है, तो हम करेंगे तो नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। If you are not following the norms of the nature, definitely you are not getting the benefit of the natural things. ये भी तो नेचर की चीज़ है, ये भी तो प्राकृतिक चीज़ है। इसमें भले ही आप किसी एंटीबायोटिक से, एनाल्जेसिक से, या फिर कोई इसके साथ एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेके आप चल फिर सकते हैं कि भाई आपने 4 बार, मैं तो रोज नहाऊंगा लेकिन एक एंटीबायोटिक खाऊंगा, एक पेन किलर खा के रखूंगा, एंटी इन्फ्लामेटरी या सेरोटोपेप्टिडेज, डिक्लोफेनिक सोडियम, और एक स्टेरॉइड की गोली खा के रखूंगा, नहाऊंगा रोज। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन करेंगे, अल्टीमेटली कुछ ना कुछ उस दवाइयों का भी नुकसान होगा, जो आप फॉलो नहीं कर रहे हैं उनका भी नुकसान। तो वी हैव टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द नेचर एज वेल एज जस्ट वी हैव टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ द मर्मा साइंस। तो मर्म के सारे बिंदुओं को हम लोग कितनी जल्दी स्टिमुलेट कर सकते हैं, हाउ वी आर गेटिंग द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए। कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो इसमें दिक्कत हो सकती है। अभी कल आपको हार्ट की प्रॉब्लम थी, कल किसी ने मर्म किया तो इनको थोड़ी सी परेशानी होने लगी। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हम लोग चिंतित रहते हैं, एक व्यक्ति के लिए चिंतित रहते हैं कि यदि कि मर्म के माध्यम से आप किसी का फायदा तो कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी ढंग का कोई नुकसान करने का हम लोगों को कोई अधिकार नहीं। तो वो कब है? जब हम उसमें एक्सेलेंस हमारा हो जाएगा, व्हेन वी आर गेटिंग द एक्सेलेंस इन दिस फील्ड, प्रोफिशिएंसी इन दिस फील्ड, डेफिनेटली वी कैन हेल्प
the people and we are not hurting the health of anybody. तो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। उसको जानने के लिए क्या है, जब तक हम इस प्रोसेस को नहीं करते, देखिए ये प्रोसेस क्या है, ये हमको अपने इन चीज़ों को परसीव करने के लिए ज़रूरी है। इन चीज़ों को कैसे हम रिसीव करते हैं, कैसे इनको परसीव करते हैं, कैसे इनको आगे बढ़ाते हैं, इसके लिए ये प्रोसीजर्स ज़रूरी होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हम लोग इसमें बैठे और धीमे धीमे हम लोग बिल्कुल आराम से, बिल्कुल विदाउट एनी टेंशन, हमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए कि मेरे क्लिनिक पे क्या हो रहा है, मुझे कॉलेज जाना है, क्लास लेनी है, फलाना करना है, ये करना है, उससे कोई टेंशन नहीं। टेंशन किसी ढंग का कोई टेंशन नहीं होता, टेंशन का कोई लेना देना नहीं। उसको क्या किए, आराम से टेंशन उतना परेशान नहीं करते जितना टेंशन परेशान करता है। तो उस आराम से बैठिए और फिर जैसे हमने बताया कि प्राणायाम की सामान्य प्रक्रिया है। देखिए जो जितनी भी यौगिक आसनों के विषय में आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि योग पे हम लोग एक अलग से आप लोगों को प्रेजेंटेशन कल के समय में, कल या आज के शाम के सेशन में हम लोग उसको बताएंगे कि यौगिक पोस्चर्स क्या होते हैं और हाउ दे आर अफेक्टिंग द मर्मा पॉइंट्स, बट यू हैव टू नो द एक्चुअल ह्यूमन पोस्चर्स। देखिए ये जितने भी 84 लाख आसन हैं, आसन कितने होते हैं, 84 लाख आसन बताए गए। 84 लाख आसनों से फिर उनको समराइज किया गया 84 आसनों में, और 84 आसन से भी आज जो हम लोग कुछ आसन करते हैं वो मुश्किल से 20-25 आसन सारे मिला के करते हैं रेगुलर प्रैक्टिस। लेकिन जो जितने भी 84 लाख आसन हैं उसमें से सिर्फ एक आसन ऐसा है जो मनुष्य का आसन है। ठीक, समझ रहे हैं हमारी बात? क्यों एक आसन मनुष्य का, बाकी जितने भी आसन हैं वो 83,99,999 योनियों के। ठीक है, तो मनुष्य का आसन उसमें कौन सा है, सिर्फ एक आसन है जिसको शवासन कह सकते हैं कि आप लेट गए, उसके शवासन के अलावा कोई दूसरा आसन मनुष्य का नहीं। ये जितने भी आसन है सब क्या है, हड्डियों के आसन, और इनका उद्देश्य बहुत पवित्र उद्देश्य है जिसको कहते हैं योगेश चतुर्वेदी में रोग, और आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला साधन। ठीक है, लेकिन ये ह्यूमन पोस्चर्स नहीं है, दे आर नॉट द ह्यूमन पोस्चर। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आसनास, तो आसन की परिभाषा क्या है, स्थिरम सुखासन, जो स्थिरता पूर्वक किया जा सके, जो सुखपूर्वक किया जा सके। अब आप ये इसको बैठे तो ये स्थिरता पूर्वक किया जा सकता है और सुखपूर्वक कर सकते हैं। लेकिन यदि हम शीर्षासन को कहें कि ये स्थिरता पूर्वक और सुखपूर्वक किया जा सकता है तो ये पॉसिबल है। कोई भी आसन जिसमें हम कोई भी आर्टिफिशियल एक्टिविटी करते हैं, आर्टिफिशियल पोस्चर बनाते हैं, तो ये इस परिभाषा के बाहर। ठीक है, तो कौन से किन ह्यूमन पोस्चर्स की बात उन्होंने की है कि विच आर द मोस्ट कॉमन ह्यूमन, विच आर द पोस्चर्स विच आर कैन बी डन इजीली एंड कंफर्टेबली, जो सामान्य रूप से किए जा सकते हैं, जिसमें स्टेडी रह सकते हैं, वो कौन से पोज है, उसमें वो मनुष्य के पोज। मनुष्य के पोजेज में सबसे पहला पोज होता है गर्भासन। गर्भासन का मतलब समझते हैं, जैसे जब हम माता के गर्भ में रहते हैं तो कैसा पोस्चर होता है, तो राइट ROP और ROA, राइट पोस्टीरियर एंटीरियर, और ऐसे ही लेफ्ट साइड में और राइट साइड LOA ROA, इसी ढंग का एक पोस्चर होता है कि हम माता के गर्भ में किस तरफ है और कैसे हमारी पोस्चर होती है, उसको हम कहते हैं हेड प्रेजेंटेशन होता है। तो इसमें देखिए आज अल्ट्रासोनोग्राफी जो बताते हैं कि बच्चा मेल है या फीमेल, हम लोगों के यहाँ स्पष्ट लिखा है सुश्रुत संहिता में कि यदि यदि बाईं कुक्षी भारी होगी, बाईं कुक्षी का मतलब पार्ट ऑफ द यूट्रस विच इज मोर प्रोमिनेंट, इसका मतलब बाईं तरफ होगा तो लड़की होगी और यदि दाईं तरफ होगा तो लड़का होगा। कितना सरल डायग्नोस्टिक का तरीका है, अल्ट्रासोनोग्राफी की जरूरत ही नहीं। लोग माताएं दादी माँ बता देती हैं कि भाई इसके तो लड़का है, हाथ लगा के पेट। तो ये अब अल्ट्रासोनोग्राफी जैसी मशीन है, उसमें फिर उसको बैन करना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, कितनी गंदगी हमारे समाज में हमारी हो गई है। तो ऐसी चीज़ें जो ऐसा विज्ञान हम लोगों के पास है उसको यदि हम लोग जान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही क्या है, जो गर्भासन होता है, तो गर्भासन को उसमें कम से कम 6 महीने हम लोग रहते हैं। दैट इज द मोस्ट कंफर्टेबल पोस्चर फॉर द ह्यूमन बीइंग एंड द मोस्ट एनर्जेटिक पोस्चर फॉर द ह्यूमन बीइंग। जब भी आप देखेंगे, यदि हम इस हॉल में सारे 50-100 लोग यदि सोए हुए हैं और यदि आप यहाँ का AC एयर कंडीशनिंग करें और उसका टेम्परेचर धीमे धीमे कम करते चले जाएं, तो आप कौन से पोस्चर में चले जाते हैं, आपने कभी गौर किया? तो जस्ट वी आर इन द सेम वे। ठीक है, एक सबसे क्यों जाते हैं उसमें, क्योंकि इट इज द मोस्ट कंफर्टेबल पोस्चर फॉर द ह्यूमन बीइंग। तो उस पोस्चर में यदि आप बैठे, उस पोस्चर को एडॉप्ट करें। हम कभी एडॉप्ट करते हैं? आजकल नहीं। आजकल तो हमारा उतना ही टेम्परेचर होता है कि 20-25 पे हम रखेंगे और उसके बाद सोएंगे, कभी बाई करवट सोएंगे, कभी उल्टा लेटेंगे, कभी पैर ऊपर करके लेटेंगे। दैट इज द मोस्ट कंफर्टेबल पोस्चर फॉर द ह्यूमन बीइंग। उसको करके देखिए। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब भी यदि कोई अभी हमको लाठी लेके मारने आया, आपको कोई मेरी बात पसंद आए, कोई मारने आया, तो मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा क्या? मैं तुरंत ऐसे अपने ऐसे बचाने के लिए आप पोस्चर से, आपने देखा होगा
एक वीडियो वायरल किया हुआ जो क्या कहते हैं, शेर के पिंजरे में बच्चा चला गया, देखा उसका पोस्टर देखा दिल्ली में, उसका पोस्टर देखा आपने, है ना? वो सेम ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे बचा के, है ना? तो दैट इज द गर्भाशय। तो कितनी मतलब किस उस पोज को हम मरते समय भी अडॉप्ट करते हैं कि हम भगवान बचा ले, हमको ऐसे बचा ले, ठीक है? उस समय भी, पैदा होते समय भी हमारा वही पोज होता है। एंड इट इज द मोस्ट, सबसे ज्यादा एक पोस्चर में लगातार हम किस पोज में रहे, उस गर्भाशय में रहे, तो सबसे ज्यादा हमारे लिए क्या होता है, हम उससे सबसे ज्यादा करीब होते हैं उस पोज। दूसरा पोज होता है व्हेन वी आर पासिंग थ्रू द बर्थ कैनाल। जब माता के गर्भ से हम निकलते हैं तब हमारा पोस्चर क्या होता है, उसको देखिए। इन सब चीजों को हमने अपने किताब में समराइज किया है। अभी तक हम लोग जब भी योगासन की बातें करते हैं तो सारे उन आसनों की बात करते हैं जो ह्यूमन स्पीसीज से रिलेटेड नहीं। तो हम, मेरे दिमाग में बार बार लगता था ये सारी की सारी चीजें, व्हेन आई एंटर्ड इन ए डिपार्टमेंट एज ए रेजिडेंट, मैं रेजिडेंट के तौर से एंटर हुआ था, तो मेरी कुछ और ड्यूटीज थी। आज मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ या इंस्टीट्यूशन का हेड हूँ, तो मेरी और ड्यूटीज है, मैं दूसरी जगह बैठता हूँ। पहले मुझे एक स्टूल पे बैठना पड़ता था, अपने रेजिडेंट के सामने मुझे एक छोटे से स्टूल पे बैठना पड़ता, या खड़े रहना पड़ता है। आज मेरे पास रिवॉल्विंग चेयर है, सब कुछ हो सकता है। तो क्या मेरे लिए आज भी मैं उस स्टूल पे बैठने का हकदार हूँ, या मुझे बैठना चाहिए, या वो मेरे लिए कंफर्टेबल होगा? नहीं होगा। क्यों? ठीक है। ऐसे ही व्हेन वी हैव क्रॉस्ड 83,99,999 योनि पार कर ली, अब तो मैं मनुष्य हूँ। तो मनुष्य होने के बाद जो मेरे पोस्चर है उनको अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, मुझे वो चीजें योग के आसन के हम लोग कर रहे हैं, दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, और वो इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन कल्चर, इंडियन माइथोलॉजी, और इंडियन जो भी रिचुअल्स हैं उनका एक हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। लेकिन उससे पहले जो अहम हिस्सा है वो हमें जानना चाहिए कि वो क्या है। वो हमारे ह्यूमन पोस्चर्स थे। व्हेन वी आर acknowledging these human postures, definitely we are getting the benefit of it in many problems. दूसरा पोस्टर जो मैंने आपको बताया कि when we are passing through the birth canal of mother, तो हमारा क्या पोस्टर होता है, सारे मेडिकल डॉक्टर्स जानते हैं। when we are coming out, head presentation, जो abnormal presentation है उनकी बात नहीं कर रहा। when we are crossing through a normal presentation, तो normal presentation में क्या होता है, when we are crossing, head बाहर आता है, chin comes up, then one comes, another one, neck comes, and it comes out like this. तो यदि आप इस पोस्चर को एडॉप्ट करके देखें, रोज सुबह के समय हम लोग करते हैं कि जब आपने देखा होगा हम लोग थक जाते हैं तो कैसे करते हैं, करते नहीं करते, थकते हैं तो क्या करते हैं, सेम। और उससे एक बार करने के बाद क्या होता है, हमारा सारी के सारे हम पूरी द होल बॉडी गेट्स रिलैक्सेशन। तो इन सेम वे व्हेन वी आर, इसको हमने गर्भनाल से पास होने के इनके नाम भी दिए हम लोगों ने, उसी ढंग से उसका नाम करके, और वो सारे के सारे आसनों का हम लोग एक, अभी तो शॉर्ट में हम लोगों ने अपनी किताबों में लिखा है इन चीज़ों को, लेकिन अलग से इसका विद फोटोग्राफिक प्रेजेंटेशन जस्ट वी आर गोइंग टू पब्लिश। इसको हम लोगों ने रजिस्टर करा लिया इसको, अब हम लोग इसको पब्लिश करने जा रहे हैं। शायद विद इन 1 or 2 years इसमें कुछ और चीज़ें भी हम लोगों ने, योग के जो कुछ और सूत्र हैं या जो उसका साइंटिफिक एनालिसिस है, उसको भी जस्ट वी आर इनकॉर्पोरेटिंग इन दिस बुक, तो उसको कर रहे हैं। इसीलिए इसमें पिछले साल से इसमें लगे हुए, इट विल टेक अनदर कपल ऑफ मंथ्स उसमें लगेंगे, और जस्ट वी आर गोइंग टू पब्लिश। उसको छोटी सी किताब है, 50-60 पेज 70 पेज की विद फोटोग्राफ्स इसमें आएंगे। तो वो जितने यौगिक पोस्चर्स है, उसको आज तक ह्यूमन पोस्चर्स पे किसी ने सामान्य रूप से ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी यौगिक पोस्चर्स, इन पोस्चर्स को नहीं ध्यान दिया कि ये ह्यूमन पोस्चर्स क्या हो। फिर जैसे स्क्वैटिंग इज ए वेरी कॉमन पोस्चर इन आवर लाइफ, पहले होती थी। स्क्वैटिंग क्या होती है, जब हम उखड़ू बैठ के मलत्याग करते हैं, लेटरिन करते हैं उखड़ू बैठ के, आजकल कोई नहीं करता। तो उखड़ू बैठ के जो मलत्याग करने की प्रक्रिया थी, जैसे हम लोगों ने कल आपको बताया कि ये 2 तरह की होती है। एक तो हमने जिसको पैर में इसमें फंसाया, एक सिंपल बैठते हैं। तो दोनों पोस्चर्स को हम लोगों ने उसमें लिया है कि कैसे ये कौन कौन से मर्मों को इफेक्ट करते हैं, एंड हाउ दे आर बेनिफिशियल। इसमें जब स्क्वैटिंग करते हैं तो हाउ जो रेक्टम कैसे खुलता है, कैसे ये पोस्चरिंग बनती है, जो पेल्विक प्लेन है उसकी क्या पोस्चर होती है, जो पेरिनियम है या जो पेल्विक उसको डायफ्राम है उसका क्या पोस्चर होती है, ये सारी की सारी चीज़ें जस्ट वी हैव इनकॉर्पोरेटेड इन दो पोस्चर्स, और हाउ दे आर बेनिफिशियल फॉर द ह्यूमन बीइंग। यदि हम कुत्ते की तरह बैठ के पेशाब करने लगे एक टांग उठा के, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस, उसको तो दिक्कत है। ऐसे ही यदि हम मगरमच्छ यदि आंखें खोलते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमें आंखों को धोने के लिए जब हम आंखों पे छींटे मारते हैं तो क्या करते हैं, मुंह पे पानी भर लेते हैं, कहते हैं ना मुंह में पानी भर के आंखों में कुल्ला करना चाहिए। लोग कहते हैं इससे आंखों में ठंडक आती है, लेकिन व्हाट इज द एक्चुअल फैक्ट बिहाइंड इट, जब व्हेनेवर वी आर डूइंग लाइक दिस, तो जो हमारा
पंक्टा होता है वो ओपन होता है, एंड जो डर्टी मटेरियल होता है वो इट कम्स आउट। जैसे आपने देखा होगा व्हेन द क्रोकोडाइल ओपन्स द माउथ द टीयर कम्स आउट। तो क्रोकोडाइल के मुंह खोलने से कहते हैं घड़ियाली आंसू, तो जब भी वो मुंह खोलता है तो उसके आंसू आते हैं। सेम वे व्हेन वी आर ब्लोइंग आवर माउथ कैविटी, then it is easy to clean the puncta of जो हमारा जो lacrimal puncta है जिसमें गंदगी इकट्ठी हो सकती है, उसको साफ कर सकते हैं। तो that is the thing behind the whole process। इसको यदि हम इस रूप में जब समझने लगते हैं तो मुझे लगता है कि बड़ा आनंद आ रहा है, और किसी चीज़ को देखने की जरूरत नहीं। अपने शरीर को देखिए, नेचर को देखिए, उसमें से बहुत सारी चीज़ें हम स्वतः सीखने लगते हैं। तो ये दीज आर द पोस्चर्स विच आर नोन एज द ह्यूमन पोस्चर्स, और इन ह्यूमन पोस्चर्स के माध्यम से जस्ट वी कैन ट्रीट ए लॉट ऑफ डिजीजेज। क्योंकि स्वेटिंग हम कभी नहीं करते। यदि हमें घुटने ठीक रखने हैं तो कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटे उखड़ू बैठने का अभ्यास करें। जवान आदमियों को के लिए कह रहा हूँ, बूढ़े जिनके ऑस्टियोआर्थराइटिस है उनको नहीं। यदि आपको अपने घुटने बचाने हैं तो उठने बैठने का अभ्यास जरूर करें। आप उठे बैठे उठे। आजकल हम लोग क्या है, कुर्सी जब से आई है तब से ना तो हम ऊपर बैठे नीचे बैठे, कभी कोई नहीं बैठा। घर में सोफा है, सोफे बैठे। कभी आपको याद है कि दिन भर में 24 घंटे में आप कितनी देर उखड़ू या घुटनों के बल बैठते? नहीं बैठते, कभी नहीं। ऐसे भी नहीं बैठते, ये तो यहाँ हम लोग मजबूरी में बैठे हैं, है ना। वैसे सामान्य रूप से हम लोग ऐसा भी नहीं बैठते। तो these postures are very important. Whenever we are getting the chance, definitely we have to adopt these poses. इन poses को निश्चित रूप से दिन भर में कभी भी ऐसे बैठने का अभ्यास करना चाहिए सामान्य रूप से। बड़ी उम्र के व्यक्तियों को नहीं कह रहा हूँ जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लेकिन हम जैसे लोग जो बैठ सकते हैं अभी, उनको जरूर बैठना चाहिए। स्क्वेटिंग जरूर करनी चाहिए, लैट्रिन जरूर करनी चाहिए। ऐसा यदि आप नहीं बैठ सकते तो वैसे बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो ह्यूमन पोस्चर्स हैं ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही हमने आपको बताया कि व्हेन वी आर डूइंग द क्रॉस लेग, क्रॉस लेग करके बैठते हैं ना, तो क्रॉस लेग इज ऑल्सो है। हम यदि पैर के ऊपर पैर रख के बैठते हैं, पैर के ऊपर पैर रख के बैठते हैं, तो ये भी एक ह्यूमन पोस्चर। व्हेन वी आर लाइंग डाउन इन द राइट और द लेफ्ट लेटरल पोस्चर, ये भी एक ह्यूमन पोस्चर। बाईं करवट सोना, दाईं करवट सोना, ये भी इंपॉर्टेंट। बाईं करवट कब सोते हैं? जब भी हम खाना खाते हैं तो देन वी हैव टू स्लीप इन द लेफ्ट लेटरल पोर्शन। बाईं तरफ करवट करके सोते हैं। क्यों सोते हैं? इसके दो कारण हैं। द स्टमक इज सिचुएटेड इन द राइट लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में स्टमक होता है। व्हेन वी आर ईटिंग ए लॉट ऑफ फूड, 1-8 लीटर तो हम लोग कम से कम खाते हैं। 1 किलो के लगभग पूरा पानी और सब मिला के हो जाता है। 1-1.5 लीटर, 2 लीटर भी हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि व्हेन वी आर ईटिंग food, if we have taken the food and after meals जो है यदि हम दाईं तरफ लेटेंगे तो क्या होगा? The whole pressure will go into the gallbladder and the liver। तो जो ड्यूडेनम होता है, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, जहाँ पे से सीबीडी से बाइल निकलता है, वो ऑब्लिटरेट हो जाता है। लेकिन जब 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद ये पूरा स्टमक से पास हो जाता है, सेकंड टाइम जो पास हो जाता है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से, देन वी हैव टू, फिर हमें किस करवट होना चाहिए? दाईं करवट होना चाहिए। दाईं करवट सो जाते हैं। दाईं करवट सोने से क्या होता है कि देन इट इज इजी टू कम, फिर वो बाइल उसमें आने लगता है। ठीक है, तो बाइल आ गया, उसके बाद वो फिर आगे पास हो जाता है। तो लीवर पे जब मेटाबॉलिक प्रोसेस में होता है, मेटाबॉलिज्म होने लगता है, तब उस पर प्रेशर नहीं आना चाहिए। उससे पहले जो काम कर रहा है उसका बाइल निकलना है, इसलिए बाईं करवट तक वो आ जाता है ठीक से। बाईं करवट लेटेंगे तो बाइल प्रॉपर ढंग से उसको मिलेगा। तो ये जब हम इसको वेदों की तरह से या आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो जब बाईं करवट सोते हैं तो चंद्र स्वर दब जाता है, सूर्य स्वर प्रभावित होता है। सूर्य स्वर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पित्त के लिए। उसको डाइजेस्टिव प्रोसेस को बढ़ाने के लिए पित्त चाहिए, तो इसलिए दाईं करवट सोना चाहिए। और पहली जो मतलब चंद्र स्वर दब के होगा तो सूर्य स्वर। बाईं करवट सोने से क्या होगा? जो स्वर जो है स्वर से बंद होता है। जिस जगह पे जो स्वर है, जिस तरफ चंद्र स्वर है, यदि हम उसी करवट लेटेंगे तो बंद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्वर शुरू हो जाए। तो इस ढंग से ये जो सारी की सारी प्रक्रिया है, ये जो पोस्चर का प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद हम जब सोते हैं तो हम क्या करते हैं? एक पोस्चर एडॉप्ट करते हैं, लेट के पैरों को लेट जाते हैं, लेट के पैरों को कर लेते हैं। ठीक, छोटे बच्चों के अभी कभी आप पोजेस देखें तो छोटे बच्चों के जितने हम लोगों ने फिर कैलकुलेट किए हैं 0 to 5 ईयर्स के पोजेस को, बड़े के पोजेस को, बूढ़े कैसे बैठते हैं, बूढ़े लोगों के पोस्चर को क्या करते हैं, बूढ़े कैसे बैठते हैं, बूढ़े पे। आप भी कभी अपने स्पाइन को यदि आपको करना, फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए हम कभी कोई पोजेस नहीं बनाते, करते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग के पोजेस नहीं करते। यूजुअली जस्ट भी हम लोग कहते हैं कि पोस्टीरियर बेंडिंग के हाइपर एक्सटेंशन के करने। लेकिन यदि आपको अपने स्पाइन को और वो करना है तो क्या करना है? आपको इसको जानबूझ के क्या करना है? ये उठाइए और कहाँ से मोड़ना? जहाँ से थोरेसिक और लंबर पार्ट है, सर्वाइकल पे मोड़िए, थोरेसिक पे मोड़िए और वहाँ पे ऐसे मोड़िए, कंधे को ऐसे उठाइए, बैठिए थोड़ी देर, देन फील हाउ इट इज डिफरेंट। कुछ नहीं करना, क्या करना?
ये वृद्धावस्था का पोज है। कौन सा पोज है? वृद्धावस्था। लॉर्डोसिस, जैसे ऐसे अकड़ के चलते हैं, उसका पोज है। अलग अलग वो आदमी के जितने हमने मानसिक गुण है, शारीरिक एक्टिविटीज है, उनके हिसाब से सारे के सारे उनको कोशिश किया कि हम उनको समझ पाए। तो क्या करना हमें, यदि स्पाइन को ठीक करना तो ऐसे कीजिए, गर्दन को फिर इसको लगाइए और कुबड़ निकालिए अपने उसमें, गर्दन सामने नीचे, सिर नीचे झुका होना चाहिए। जस्ट यू कैन फील द प्रेशर, कहाँ कहाँ प्रेशर है आप उसको फील कीजिए। एक तो सर्वाइकल C1 C7 पे और D1 पे है। दूसरा आप देखेंगे जस्ट यू कैन फील द प्रेशर थोरेसिक, लोअर थोरेसिक पार्ट, एंड देन, और उसके बाद आप स्ट्रेट कर लीजिए। देन यू कैन डू द एक्सरसाइजेस ऑफ द लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस का मतलब क्या होता है? लॉर्ड बन के जैसे हम लोग चल रहे हैं, तो ऐसे ऐसे चलें, ठीक है। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं जो ह्यूमन बीइंग को करनी चाहिए, इसलिए इसको हम लोगों ने कहा कि ह्यूमन पोस्चर। तो ये ह्यूमन पोस्चर है, बिना कुछ किए, इसके लिए कुछ नहीं करना। आप कभी भी, कैसे भी, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई आर्टिफिशियल, यू हैव नॉट टू मेक द आर्टिफिशियल पोस्चर फॉर योर हेल्थ, इसके लिए कुछ करने की जरूरत है। इसके बाद जैसे हमने आपको बताया कि ये जितनी भी प्राणायाम की प्रक्रियाएं हैं, सारी की सारी आपके सामने। उज्जाई प्राणायाम होता है। उज्जाई प्राणायाम क्या करते हैं ना? उज्जाई प्राणायाम इन्होंने अभी क्या किया? उज्जाई प्राणायाम हम करते हैं, तो क्या उज्जाई, ठीक। ऐसे ही हम लोगों ने इसको सीखा। इसको जस्ट इट इज द एक्सटेंशन ऑफ दिस प्रोसेस। यदि करते हैं तो ये क्या है? ये सारी की सारी चीजें आप उसको क्लोजली वॉच कीजिए, सारी ह्यूमन एक्टिविटीज को, अपनी एक्टिविटीज को वॉच कीजिए, एंड देन यू कैन से, आप उसको कह सकते हैं कि भाई ये इसका जो है, इसका ये मूल यहाँ पे, ठीक है। तो जितने भी ह्यूमन पोस्चर्स हैं उनको आप एडॉप्ट कीजिए, और खास करके गर्भासन और गर्भनाल से जो आने वाला आसन है, इसको आप करके देखिए, ट्राई। और कभी कभी बैठे बैठे, जैसे मैंने बताया, स्पाइन को ऐसे कीजिए। हम लोग करते हैं, जब थक जाते हैं तो कमर को ऐसे कर ले। ये क्या किया? जैसे हम 100 साल के बूढ़े हो गए, अब एकदम इसमें स्पाइन में जोर पड़ता है और उसको फिर सीधा कर लीजिए, ठीक है। एंटीरियर, कभी भी हम लोगों का जब भी कोई आसन होता है तो इसके इन चीजों का कभी हम, जो डॉर्सल स्पाइन है उसका कोई मूवमेंट हम लोग नहीं कर पाते। पूरी की पूरी डॉर्सल स्पाइन, जब हम लोग ऐसे स्पाइन को कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये हमारी कमर कहाँ से मुड़ रही है? लंबर से मुड़ रही है, डॉर्सल लंबर स्पाइन। तो लंबर जो हमारा डॉर्सल स्पाइन है उसकी मूवमेंट हम लोग नहीं कर पाते। तो डॉर्सल, अब ऐसे भी करेंगे तो क्या, डॉर्सल स्पाइन की मूवमेंट नहीं हो रही है। किसकी मूवमेंट हो रही है? लंबर स्पाइन की मूवमेंट। तो डॉर्सल स्पाइन की मूवमेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक साधन, 1 2 3 4 5, ठीक, इसको करें। और फिर इसका अंतर आप महसूस कर सकते हैं। और उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए चाहे तो आप इस ढंग से बैठ सकते हैं। कटिक तरुण को कहते हैं, क्योंकि इससे हमारी कटी जो है तरुण हो जाती है, जवान हो जाती है। इसके लिए इसको इसमें बैठ सकते हैं। दीज आर द वेरी सिंपल एक्सरसाइजेस। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, आगे नहीं करना, पीछे नहीं करना, ये बैठे बैठे आप कर सकते हैं। तो इसमें कहीं ये नॉन इन्वेजिव वे ऑफ ट्रीटमेंट है। इसको क्या कहते हैं? नॉन इन्वेजिव। देखिए, एडी मिली हुई है कि खुली हुई है? एडी मिली हुई है? एडी बिल्कुल मिली हुई है। आप यदि आप नहीं बैठ सकते तो आप ऐसे भी बैठ सकते हैं, आप ऐसे भी बैठ सकते हैं। लेकिन सामान्य रूप से यदि आप बड़ी बंधी हुई एडी में बैठ जाएंगे तो थोड़ी देर भी बैठेंगे तो उसका बेनिफिट होगा। यदि आप खुली एडी में बैठेंगे तो आपको ज़्यादा देर बैठना पड़ेगा। लेकिन यदि आप इतनी देर भी बैठ गए, आप कितनी देर, जितनी देर में 15 स्टिमुलस और कुछ नहीं करें तो आप इसको थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे करें, ये प्रेशर हो गया। आफ्टर मील तो हम लोग बैठते ही 5 तो उतनी देर में ये आपको सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करती है, ठीक है। तो ये पीछे से जुड़ी होनी चाहिए आपस में, दोनों पीछे से यदि आप जोड़ के बैठ सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फैला के भी बैठ सकते हैं। प्रेशर फिर भी इसका उसके ऊपर आता है। पहले तो एडी का आता, नहीं तो फिर इसका आता है, क्या कहते हैं, ट्यूबरोसिटी का आता है ना, ये करने का प्रेशर। लेकिन एडी का प्रेशर सबसे ज्यादा है। यदि आप एडी को करना चाहें तो इट इज गुड टू सिट इन वज्रासन में बैठे। तो ये सारा का सारा जितना मर्म से संबंधित काम है, इट इज इंटायरली डिफरेंट। चाहे योग का हो, चाहे एनाटॉमी का हो, ये सब हम लोगों ने इसको पूरे ढंग से परसीव किया है और उसको उसी रूप में हम लोग सम्मिलित करते हैं कि इट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अदर थिंग्स। उन सारी चीज़ों के साथ भी, और इसके साथ अपना क्या कंट्रीब्यूशन है मर्म का, वो आप उसको जानेंगे। जब मर्म की आप चश्मे से देखेंगे ना, मर्म वाला नंबर आपके उसमें लग जाएगा, हर जगह आपको मर्म दिखाई देगा, ठीक। हर चीज़ में आपको लगेगा यार ये तो, अब जैसे हम तौलिए से पूछ रहे हैं, यदि आपकी, देखिए रोज करते हैं, रूटीन में करते हैं, लेकिन यदि जिस दिन आपको यहाँ के मर्म पता चल जाएंगे, आप उसका बेनिफिट लेंगे। तौलिए से पूछते पूछते आप यहाँ रगड़ने लगेंगे,
कि भाई यहाँ चलो इस बहाने ये मर थोड़ी देर के लिए यहाँ करने लगे। फिर यदि आप कॉम कर रहे हैं तो कॉम करते करते आपको पता है कि मेरे यहाँ कितने मर्म है, तो आप उसको इमीडिएट उस समय भी उसका बेनिफिट लेते हैं। योग के विषय में जैसे योग और आसन हम किस समय करते हैं? सुबह करते हैं या शाम को करते हैं। लेकिन जो ह्यूमन पोस्चर्स है वो किस समय किए जाते हैं? जब उसकी आवश्यकता होती है। ठीक, ऐसा नहीं है कि हमें जिस समय सुबह खाना खा लिया और शाम को खाना खा लिया। मर्म में यह है जिस समय भूख लगी उस समय खाना खा लिया। मर्म में क्या है? जिस समय भूख लगी उस समय खाना। क्या है? जैसे क्या कर सकते हैं, जब भी हम थक जाते हैं तो क्या कर लेते हैं? पीठ पे हाथ, कमर पे हाथ रख लेते हैं। ठीक, कैसे रख लेते हैं उसको? क्यों? ह्यूमन पोस्चर्स को हम लोगों को जानना जरूरी है। जब भी हम थक जाते हैं तो अपने आप स्पॉन्टेनियस, ये क्या है? स्पॉन्टेनियस। अब हमने रख तो लिया, लेकिन अब हमें जानना चाहिए कि ये इस समय ये क्या कह रहा है। बॉडी, ये इट इज द बॉडी लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इस समय हमें इस पॉइंट को दबाने की जरूरत है। यहाँ यदि दबाएंगे तो फायदा होगा, इसमें देयर इज ए लीजन, और यहाँ पे कुछ ना कुछ उसकी जरूरत है। अब हम थक जा, कभी क्या कर लेते हैं, हमें ऐसे कर लेते हैं, करते हैं, कई बार करते हैं। इसका मतलब क्या? इमीडिएट हमें इसे छाती को दबाने की जरूरत है, इस समय इसकी आवश्यकता है। कई बार हमारा हाथ अपने आप यहाँ पे आता नहीं आता, ऐसे आता है, तो इसके इस समय कई बार ऐसे करने की जरूरत है। कई बार आप कोई चीज भूल जाते हैं तो क्या करते हैं? करने लगते हैं ना, ये ऐसे करते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है? इसको दबाने की जरूरत है। छोटे बच्चे देखिए, ये क्यों? व्हाई इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेमोरी। मेमोरी के लिए क्यों है? एक यदि 5 साल के बच्चों की क्लास में आपको एक क्वेश्चन रिटन पेपर आ जाता है तो बच्चे, हमने बहुत सारे बच्चों को देखा ये ठोकते हुए, तभी हम लोगों ने सीखा। पेंसिल ठोकते हैं यहाँ पे, पता नहीं क्यों ठोकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इट इज द पॉइंट फॉर द मेमोराइजिंग द थिंग्स। और हम लोगों ने उसको जब प्रैक्टिसाइज करके देखा तो लगा कि भाई इट इज द की, यही तो की है। ये जो सामान्य नेचुरल चीज में हम लोग जो करते हैं तो उसकी की है। जब व्हेन वी आर इन द टेंशन, आप जब किसी टेंशन में होते हैं तो क्या होते हैं? चिंतित होते हैं तो हाथ को ऐसे पकड़ते हैं। ठीक है, जब भी किसी चिंता में होते हैं आप जाने अनजाने में आप प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं कि एक ट्रेन निकल गई, दूसरी निकल गई, तीसरी निकल गई। भाई हम लोग भी पहले बार बाहर गए, जब 4-5 साल पहले, तो हमें पता ही नहीं था कि हमारे यहाँ तो पता है कि 2 घंटे में 3 घंटे में ट्रेन आएगी, वहाँ तो मिनट में ट्रेन आती है, प्लेटफॉर्म चेंज नहीं होते, ये वहाँ से वहाँ। अब हम लोग परेशान है तो ऐसे ही घूमते कि भाई ये कहीं ट्रेन ना छूट जाए। बुलेट ट्रेन है, सारी तो दिक्कत तो होती है, हम जैसे लोगों को, इंडिया वालों को दिक्कत होती है, तो हाथ को ऐसे बांधते। और जब आप सोच में होते हैं, सोच का मतलब क्या? डिप्रेसिव फेज हो, बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, बहुत ज्यादा है तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत है लेकिन मूड खराब, तो आपका पोस्चर क्या होता है? व्हाई दिस पार्ट, इतना ही हिस्सा इसका सेफ है। और जब ब्लड का सर्कुलेशन बहुत बढ़ता है तो ब्रेन स्ट्रोक ना हो जाए, इसके लिए उसका क्या बताया उसने? यहां से आप प्रेशर देंगे तो ब्लड फ्लो को, जस्ट यू आर हिंडरिंग द ब्लड फ्लो। कितनी बड़ी साइंस है। आपके पास आपका सिस्टम आपको अंदर दे दिया भगवान, तो इट इज हिंडरिंग, दिस प्रोसेस इज हिंडरिंग द एक्सेसिव ब्लड सप्लाई इन द ब्रेन। कभी 1 में रखते हैं, कभी 2 में रखते हैं, तो ये साइज है, इसका साइज है। कल्पना कर सकते हैं कि किसने, भगवान ने कैसे बनाया? क्यों नहीं अप्रिशिएट करें हम उसे? क्यों नहीं हम 24 घंटे उसको ये महसूस करें कि वो हमारे साथ है? हमारे पिता माता भी हमारे साथ उतनी देर नहीं रहते, वो भी उतना 2 बार फोन करके पूछ सकते हैं सुबह शाम जब हम उनके सामने, ये तो 24 घंटे हमारे सामने हमारा ध्यान रखा कि बेटे तुझे चिंता, हाथ ऐसे रख ले तो ब्रेन की नहीं तो नस फट जाएगी। ठीक, तो कितना बड़ी साइंस के साथ उसने हमको भेजा। ऐसा कंप्यूटर, ऐसा रोबोट, ऐसी चीज, ऐसी मशीन आम आदमी के बस की नहीं है। तो निश्चित रूप से जस्ट वी हैव टू एप्रिशिएट द नेचर और द गॉड। ठीक है, लेकिन इसको हम जब जानेंगे तभी ना कि हमारे पास, हमारे मदर ने, हम लोग स्कूल जाते हैं तो क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं तो हमारे जो बॉक्स होता है उसमें लंच में, टिफिन में सारी चीज़ें होती हैं। वो हमारी मदर हमारे नैपकिन भी रखती है, उसमें कुछ फ्रूट्स भी होते हैं, उसमें हमारा सारा पानी की बोतल भी होती है, और एक आध चीज़ कुछ और 5, 10, 20, 25, 50, 100 रुपये भी वो इकट्ठे कहीं से रख लेती हैं कि भाई कभी इसको जरूरत पड़े, खोल के देखे तो उसमें पैसे हो। वो पता नहीं क्या क्या करती है। और यदि हम उस बस्ते को खोले ही ना और कहे यार हम तो भूखे मर गए, हम तो प्यासे मर गए, अरे खोल के देख लो उसके अंदर क्या क्या है। ऐसे ही भगवान ने सारी की सारी चीजें हमारी इस बॉडी में दी है, हम उसको यूटिलाइज ना करें, सोचते रहे कि भाई ये दवाई से कुछ हो जाए, ऑपरेशन कोई कर दे, कोई मुझे कुछ चमत्कार दिखा दे। ये चमत्कार, इससे बड़ा चमत्कार कहीं नहीं, लेकिन उसको सिर्फ उसको अनवेल करने की जरूरत है, उसको खोलने की जरूरत है। एक बार पर्दा हटा के तो देखिए कि इस शरीर के अंदर क्या क्या चीजें उसने भरी है, उसको उसी रूप में समझ के देखिए। तो जब भी हम चिंता में होते हैं तो निश्चित रूप से ये होता है, बिकॉज देयर इज ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा, तो हार्ट को तो काम करना ही है,
हार्ट को काम करना, ब्रेन को काम करना, एक्सेसिव यदि पैल्पिटेशन हो और ये सारी चीजें चिंता में है तो क्या इमीडिएट हम लोगों को कहाँ कैसे आते हैं, अल्टीमेटली इट इज प्रोटेक्टिंग द एक्सेसिव सर्कुलेशन इन द ब्रेन, जिससे कि हम लोग ब्रेन स्ट्रोक से बच सकते हैं। ठीक, तो ये सारे के सारे दीज आर द ह्यूमन पोस्चर, इसको क्या कहा हम लोगों ने, ह्यूमन पोस्चर्स का। तो बिफोर डूइंग ऑल द योगिक प्रैक्टिसेस यू हैव टू फॉलो ऑल द योगिक पोस्चर्स, बट बिफोर दैट यू हैव टू फॉलो द ह्यूमन पोस्चर्स। ह्यूमन पोस्चर्स को भी जरूर करना चाहिए और उसको डे टू डे लाइफ में आप महसूस करें कि जब ये पोस्चर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, मुझे इस समय चिंता छोड़ देनी है तुरंत। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, यदि इस समय ऐसा होता है इसका मतलब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो रहा है। यदि ये पोस्चर है इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो रहा है, तुरंत इसको 4-6 बार इसको कर लीजिए। तो इसको आपको एक्नॉलेज करना है, देन यू हैव टू फॉलो जो हमारी बॉडी लैंग्वेज कर रही है उसको करना है। आप जब आपको छींक आती है तो आप क्या करते हो, छींक लेते हो। जब खांसी आती है तो क्या करते हो, खांस लेते हो। जब आपको एक्सुरेशन का वो होता है तो आप क्या करते हो, जस्ट आप फॉलो करते हो ना, उस अर्ज को फॉलो करते हो ना, लेटरिन जाते हो या जो भी चीज होती है, वोमिट होती है तो उसको फॉलो करते हो। लेकिन इन अर्जेस को आप फॉलो नहीं करते, इन अर्जेस को भी फॉलो करना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज को भी फॉलो करना चाहिए। इस बॉडी लैंग्वेज को आपको डिकोड करना आना चाहिए कि इस समय किसकी जरूरत है। तो ये क्या है, इट इज द नीड ऑफ द आवर है, ये क्या है, नीड ऑफ द दैट पर्टिकुलर टाइम है। उस समय किस चीज की शरीर में जरूरत है उसको यदि हम फॉलो नहीं करते तो हमारे इम्बैलेंस होता है। और यदि हम उसी समय फॉलो करते हैं इमीडिएट तो क्या होता है, जस्ट वी आर मेंटेनिंग द अवर होल सिस्टम, त्रिदोष को, पांच वायुओं को, सबको आप मेंटेन करते हैं विद देयर फॉर दीज योगिक पोस्चर। इतना मैं समझता हूँ कि आज के लिए काफी है। आफ्टर दैट जस्ट वी विल प्रोसीड फॉर द फर्दर एक्सरसाइजेज। हम लोगों ने जैसे बताया कि हम लोग जस्ट वी आर डूइंग द प्राणायाम, और प्राणायाम की वो विशिष्ट विधियां जो है, सामान्य रूप से जब भी हम कोई प्राणायाम करते हैं, आप कभी कुंभक करते हैं किसी भी लाइफ में, जीवन के किसी भी क्षण आप कुंभक करते हैं? सामान्य रूप से हम लोग कुंभक नहीं करते, सांस लेते सांस छोड़ते, किसको कोई रोकता सांस नहीं रोकता। जब ये हम रोकते भी है तो कौन सा कुंभक होता है, बहिर्कुंभक होता है। व्हेन वी आर टॉकिंग, जब तक हम पूरा बोल रहे हैं तब तक क्या है, बहिर्कुंभक की स्थिति। अंतः कुंभक बहुत रेयर होता है। जब हम गहरी सांस भरते हैं, कभी कभी गहरी सांस भरनी पड़ती है ना जी, कोई चीज व्हेन वी लॉस्ट समथिंग, कुछ कोई ऐसा चीज हो गई, अगर बहुत थक गए तो क्या, देन वी आर टेकिंग द डीप ब्रेथ, ऐसा करते हैं। वो भी क्या है, कुंभक की स्थिति नहीं, वो भी पूरक की स्थिति है, बहुत मतलब दीर्घ पूरक की स्थिति, दीर्घ पूरक। सामान्य रूप से हम लोग कुंभक नहीं करते। ऐसे ही हम मर्ग में हम कुंभक के लिए नहीं करते। तो मर्ग में भी क्या सामान्य क्या करना है, सामान्य उसको सांस को लेना है, सांस को छोड़ना है, और सांस को कैसे लेना है कैसे छोड़ना है, इट इज इम्पोर्टेंट। तो सांस को कैसे लेना, आप सामान्य रूप से सांस लीजिए, बिल्कुल आराम से। देखिए हम लोग मुद्रा भी इसलिए नहीं बनाते क्योंकि यदि हम मुद्रा बनाते तो हमारा ध्यान किस पर रहता है, मुद्रा बनाने में, कि हाथ ना छूट जाए। ध्यान तो हमारा सारा कंसंट्रेट मुद्रा बनाने। तो जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, इरेक्ट योर स्पाइन, द होल स्पाइन शुड बी इरेक्ट। इसको रखिए आराम से, क्लोज योर आईज एंड टेक डीप ब्रेथ, हल्के से गहरे से, विदाउट टर्बुलेंस यू हैव टू टेक द ब्रेथ। डीप ब्रेथ करना है। देखिए जब भी आप टर्बुलेंस के साथ तेजी से सांस लेंगे, कभी आपने दोबारा फुला के देखा होगा, यदि आप जोर से हवा भरना चाहेंगे तो आवाज तो उसमें से निकलेगी, लेकिन हवा नहीं भरेगी, गुब्बारा फूलेगा नहीं। लेकिन यदि आपको गुब्बारे को ठीक से फुलाना तो कैसे फुलाएंगे, आप उसको खींचिए, ब्लो इन ए वेरी प्रॉपर वे, प्रॉपर उस ढंग से यदि आपको एयर पास करेंगे तभी वो बैलून फूले। इन सेम वे जस्ट व्हेन वी हैव टू ब्लो आवर चेस्ट इन ए वेरी एक्चुअल साइज, जो पूरी तरह से फुलाना है, तो वी हैव टू टेक द डीप ब्रेथ विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी साउंड और एनी टर्बुलेंस। गहरी गहरी सांस, आपको भी अपनी सांस की आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। एक चीज का और ध्यान रखते हैं, जैसे मैंने कहा कि वी हैव टू क्लोज द एनल स्फिंक्टर बिफोर डूइंग ऑल दीज एक्सरसाइजेज। तो फिर वो सिर्फ रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज ना होके ये प्राणायाम होता है, नहीं तो सिंपल क्या वो चेस्ट के रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज, जिसको आज लोग श्वासायाम कहने लगे, श्वास का आयाम है ना, ये प्राण का आयाम नहीं, कुंभक नहीं लगा, सिंपल। देखिए ये सिर्फ नेचुरल प्रोसेस, कुछ नहीं करना आपको। यू हैव टू टेक द डीप ब्रेथ एंड इनहेल कीजिए एंड एक्सहेल, बट यू हैव टू ट्राई क्लोज द एनल स्फिंक्टर। यू कैन ट्राई, और एनल स्फिंक्टर को क्लोज करने की कोशिश कीजिए, सिर्फ सिंपल, एंड फील हाउ योर स्टमक, योर बेली इज मूविंग।
जब आप when you are taking deep breath, it is going out. When you are exhaling, it is coming inside. पेट आगे पीछे जाता है ना, आराम से उसको देखना है, जबरदस्ती नहीं करना, कैसे हो रहा है कैसे नहीं, उसको आराम से देखिए। फिर धीमे धीमे करते करते आपको पता लगेगा जब आप सांस ले रहे हैं तो देयर इज मूवमेंट ऑफ, तो इसका मतलब क्या है, द डायफ्राम इज मूवमेंट, डायफ्राम की अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर के साथ साथ इंट्रा थोरेसिक प्रेशर के साथ साथ इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर भी बढ़ रहा है। जब इंट्रा थोरेसिक प्रेशर कम हो रहा है तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर भी कम हो रहा है। द सेम वे साइमल्टेनियसली बोथ एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन। देख सकते हैं आप आराम से, जब पेट फूल रहा है तो क्या है, वो प्रेशर ऊपर नीचे भी जा रहा है, और जब वो आप उसको रिलीज कर रहे हैं तो पेट की एब्डोमिनल वॉल्स अंदर चली जाए। तो जहां हमने इंट्रा थोरेसिक प्रेशर कम किया, उसी के साथ साथ इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर भी कम हो गया। साइमल्टेनियसली द प्रेशर इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू द इंस्पिरेशन एंड द एक्सपिरेशन। तो इसमें नाभि को अंदर दबाए अपने आप दबाना नहीं है इसमें। अभी आप अब मूलाधार बंद का अभ्यास कर लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं, मूलाधार बंद करें तो कोई दिक्कत नहीं। सांस को होल्ड भी रखना अंदर, नहीं होल्ड नहीं करना, सांस गहरी सांस लेना और जितनी देर में देर के सामान्य जैसा आप करते हो वैसे करना बस, लेकिन गहराई से लेना। जब आप पहले मूलाधार बंद का अभ्यास करेंगे तब आपका एब्डोमेन मूव नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जैसे सिर्फ आप मूलाधार बंद का ही अभ्यास करेंगे और अम्बलाइकस को अंदर नहीं करना है, तब उसमें क्या करें, देन इट इज मूविंग। ठीक है, तो उसको आप दोनों तरफ से आराम से कर सकते हैं। तो ये प्रथम अभ्यास हम लोग करते हैं सामान्य प्राणायाम का अभ्यास। उसके बाद दूसरा अभ्यास करते हैं अनुलोम विलोम का, जिससे कि नाड़ियों का शोधन होता है। तो जितनी 72,000 नाड़ियां हैं उनका शोधन मीन्स जस्ट यू आर गोइंग टू क्लीन ऑल द सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। पूरे शरीर की सारे सिस्टम्स को क्लीन कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी के साथ साथ कार्डियोवास्कुलर है, नर्वस सिस्टम है, जितना जेनेटो यूरिनरी सिस्टम है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सबको क्लीन अप करने के लिए सब। देखिए नाड़ियाँ तो सबसे संबंधित, उन नाड़ियों को क्लीन करेंगे तो क्या होगा, जो उनको परसीव करेंगे या उनका जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर। तो गंदगी को साफ नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, उस नाड़ियों को ठीक करने का मतलब सिस्टम को अपने आप ठीक होगा, सिस्टम की फंक्शनिंग ठीक हो। तो उसके लिए क्या करना है आपको, हमने आपको कल बताया कि कैसे बाय रोटेटिंग योर आई बॉल्स, वो तो मैंने आपको बेसिक चीज बताई कि उसको करने की जरूरत नहीं। व्हेन यू आर डूइंग द मर्मा देन यू हैव टू मूव योर आई बॉल्स। स्टार्ट विद द लेफ्ट आई, लेफ्ट रोटेशन टुवर्ड्स द लेफ्ट आई, बाई तरफ को आंख घुमाइए, टेक द डीप ब्रेथ, rotate your eyeball towards the right side and exhale. Right side में ही आंख रखिए and then take deep breath. Rotate your eyeball towards the left side and exhale. Same process for few more times. You have not to move your neck. You have to keep your head straight and spine should be erect. आप महसूस कर सकते हैं यदि इसका अभ्यास करेंगे कि इट इज मूविंग। सांस जिस तरफ से आप चाहते हो उस तरफ से आ रहा है, जिस तरफ से आप चाहते हो छोड़ना उस तरफ से छोड़ रहा है। इट इज क्लियर, सबके लिए होता है। इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि इसके माध्यम से मुझे वो खुशी मिलती है कि जो किसी भी अपने आत्मीय जन से मिलने से होती है, कोई अपने से अपना जैसा कोई अपने जैसा कोई मिले और उससे हम अपनी कोई मन की बातें कह सकें, और इन मन की बातों को दूसरे के मन तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम हम लोग मृत्युंजय मिशन के माध्यम से करते हैं। और ये छोटी छोटी चीजें जो जाने अनजाने हमारे पास होती रहती हैं, जैसे किसी यदि हम ये कहें कि आग है, उसमें यदि हमारा हाथ जान के लगे चाहे अनजाने लगे तो गर्मी लगती है, जलता है। ऐसे ही सारी की सारी ये प्रक्रियाएं हमारे शरीर में होती रहती है, चाहे हम उसको जाने या न जाने, ये दोनों चीजें स्वतः होती रहती हैं। लेकिन यदि हम जान के यदि किसी से कोई काम करें तो मजा आता है, और यदि बिना जाने करें तो कोई फायदा नहीं होता। यदि हम देख रहे हैं कि हवाई जहाज घूम रहा है, कुछ नहीं, यदि हमें उसको पता चल रहा है कि कैसे ये ऊपर उठ रहा है, तो कौन सा इसमें प्रिंसिपल लग रहा है, तो जाके हमें सुविधा होती है। जैसे मोबाइल को हम दबा सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि इसके बाद ये करना है, यदि उसको समझ जाते हैं तो ज्यादा फायदा होता है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे प्राणायाम की, और जो प्राणायाम है अपने में
अनूठा विज्ञान है, अकेला, उसको स्वर विज्ञान भी कहा है। पूरे स्वर विज्ञान के शिव स्वरोदय के रूप में ये भगवान शिव और माता पार्वती के बीच का एक संवाद है, जिसको शिव स्वरोदय के रूप में कहा गया। और उसमें बहुत सारी विज्ञान की बातें, हम कैसे किस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे डाइजेशन को ठीक रख सकते हैं, और क्या क्या चीजें इससे हमारी लौकिक और पारलौकिक उन्नति के लिए हमारे लिए सहयोगी हो सकती हैं, वो सारी की सारी चीजें प्राणायाम में कही गई हैं। बहुत सारी चीजें कही हैं, उसको हम लोग समझ भी नहीं, उस लेवल तक हम लोग समझ भी नहीं सकते, लेकिन जो मोटी मोटी चीजें हम लोग समझते हैं उसमें यह है कि देखिए, यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति आसन नहीं कर सकता, जॉगिंग नहीं कर सकता, तो वो शरीर में उतना ही पसीना ला सकता है या उतनी ही एनर्जी जनरेट कर सकता है जो किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज से हो सकती है। तो आप योगी बैठे बैठे पसीना ला सकते हैं, बैठे बैठे पसीने को सुखा सकते हैं, बैठे बैठे अपने स्वर को परिवर्तित कर सकते हैं, बैठे बैठे अपने आसपास के परिवेश में बहुत सारी चीजों का परिवर्तन ला सकते हैं। और ये सारी की सारी चीजें प्राणायाम से होती है। लेकिन हम लोग सब लोग प्रतिदिन प्राणायाम करते हैं। लोग कहते हैं कि एक जप होता है, अजपा जप कहते हैं, तो अजपा जप जो है वो प्रतिदिन प्रत्येक सेकंड हमारे एक धड़कन के रूप में हमारे उसमें हो रहा है। लेकिन यदि आप उसको जान के करेंगे तो उसको कुछ आप और अच्छे ढंग से अनुभव कर पाते हैं। तो ऐसे ही सारी प्रक्रियाएं हमारी हो रही है। कोई भी चीज है, जैसे अब आप ऐसे बैठे हैं तो निश्चित रूप से इट इज द फेज ऑफ रिलैक्सेशन। ये क्या है? ये फेज ऑफ रिलैक्सेशन। जब भी हम रिलैक्स होते हैं, बिल्कुल एकदम रिलैक्स होते हैं, तो व्हाट वी यूज्ड टू डू लाइक दिस। इसको किसी चिंता में नहीं करते। चिंता में तो हम लोग ऐसे पकड़ते हैं, लेकिन जब हम लोग बिल्कुल रिलैक्सेशन की फेज में, तो इसका मतलब क्या है? जस्ट वी आर गिविंग प्रेशर ओवर हियर एंड अल्टीमेटली ये कोई एक ऐसा है जो हमारे शरीर को और रिलैक्स कर रहा है। वो ऐसी फेज है जब हमें कोई रिलैक्सेशन की जरूरत है। जो बहुत ज्यादा एंशियस लोग हैं उनसे क्या कहिए, आप हाथों को ऐसे रखने की कोशिश कीजिए और जस्ट यू कैन कीप योर हैंड्स इन दिस पोस्चर। यदि आप ऐसे प्रेशर देंगे, और जब हम एनाटॉमिकली देखते हैं कि ये जितने भी हमारी सर्वाइकल नर्व्स है, वो 5 सर्वाइकल प्लेक्सस की 5 रूट्स होती हैं, और वो 5 रूट्स ही 5 में ये फिर अल्टीमेटली देयर आर 5 सेगमेंट्स हियर, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज 5 जस्ट यू कैन स्टिमुलेट द होल ब्रेन। पूरे ब्रेन के सबसे नजदीक जो बाहर की वो है, वो ये 5 है, और इनके माध्यम से आप सारी चीजों को कर सकते हैं। एंड इट इज ए वेरी सिंपल टेक्निक। तो हम लोगों ने कहीं जाने अनजाने में हम लोग रोज करते हैं, पता नहीं कितनी बार करते हैं, लेकिन जब हम इसको जान गए तो जानने का मतलब क्या, उस समय हमने इसको थोड़ा सा और प्रेशर दे दिया और उसी समय हमने इसको और स्टिमुलेशन दे दिया, तो उसका बहुत अच्छा होगा। एक व्यक्ति, यदि हमारे पास कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आता है, हम सामान्य शिष्टाचार से उसको नमस्कार करते मिलते हैं, तो एक अलग बात होती है। जब हम उसको जानते हैं तो हम उसका वार्म वेलकम करते हैं। तो क्या करना है? जस्ट वी हैव टू डू द वार्म वेलकम ऑफ ऑल दीज जो बॉडी लैंग्वेज है, इसको वार्म वेलकम करना। तो मर्म चिकित्सा में इसके अलावा कुछ नहीं। मर्म चिकित्सा में हम लोगों ने क्या किया, जितने भी हमारे बॉडी जेस्चर्स होते हैं, बॉडी की जो नीड होती है एट द आवर, उसका हमें वेलकम करना है और उसको हमें उसकी कंप्लायंस करनी है। ठीक है। वार्म वेलकम का मतलब क्या, जैसे सामान्य प्रणाम करते हैं, वार्म वेलकम में हम और झुक के प्रणाम कर सकते हैं, बड़े अपने स्वर को और मधुर बना सकते हैं। तो मोदी जी को कल देखा आपने ऑस्ट्रेलिया में कितने ढंग से अपने लोगों का प्रणाम किया। नहीं तो वो भी ऐसे ऐसे कर सकते थे। उन्होंने चारों तरफ सबको झुककर अच्छे ढंग से प्रणाम किया। तो वो जो उनका जेस्चर है, वो लोगों को कहीं अंदर तक छू जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही ये जब मर्म के साथ आप ये करते हैं, तो ये मर्म को कहीं अंदर तक छू जाता है और इसी ढंग से आप उसके इफेक्ट को पा सकते हैं। आपने रखा हुआ तो है, आपको उसका बेनिफिट भी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा कि जिससे कि आप वो कर। तो इमीडिएट क्या करना है आपको, इसको उसी समय करना है। ये इसका मतलब ये नहीं कि सुबह आपने कर लिया तो उस समय की जरूरत नहीं। जिस समय इसका आपका बॉडी, ये बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी जेस्चर है, बॉडी की नीड है, नीड ऑफ द आवर है, इमीडिएटली जस्ट यू हैव टू कंप्लायंस, आपको उसकी कंप्लायंस करनी। ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल चीज है, सबको कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं। एक जान के कर रहा है, एक बिना जाने कर रहा है। इससे पहले कई लोग ऐसे हैं जिनसे मैं पहली बार मिला हूं। यदि अब मैं कभी मिलूंगा तो मैं उसी ढंग से, उसी गर्मजोशी से मिलूंगा। यदि पहली बार मिलूंगा तो मुझे हो सकता है कि मैं सामान्य शिष्टाचार के तौर पे हम मिले। ऐसे ही जब हम पहली बार सामान्य रूप से रोज मिलते हैं, कई लोगों से हम लोग रोज दिखते हैं हम लोगों को, लेकिन हम उसको जानते नहीं। अब हमारी पहचान हमसे हो जाए इस मर्म चिकित्सा के पाठ्यक्रम के माध्यम से, और हम जब भी अपने मर्मों से मिले, अपने शरीर से मिले, तो उसी तेजी से मिले, उसी मतलब गर्मी से मिले, उसी ढंग से मिले